Hello students, myself नितिन सिंह फ्रॉम चाणक्य कॉलेज ऑफ एजुकेशन बेतिया। आज की क्लास में मैं सेवन सब्जेक्ट कोड के अंतर्गत डीएलएड फर्स्ट ईयर से यूनिट फर्स्ट में हम लोग डिस्कशन कर रहे थे। इस कड़ी में आज हम लोग देखेंगे कि नेचर ऑफ मैथमेटिक्स, गणित की प्रकृति क्या है, गणित का नेचर क्या है, इसकी प्रकृति क्या है, इसके बारे में हम लोग समझेंगे और जानने का प्रयास करेंगे। किसी सब्जेक्ट का, किसी भी का नेचर, गणित का नेचर जानने के लिए हम ये जाने कि वो उसका प्रयोग कैसे करते हैं और किस विषय किस लिए बना हुआ है, इसका इम्पोर्टेंस क्या है, उपयोगिता क्या है। इन सब बिंदुओं को हमने जान लिया तो अब हम ये जान लें कि इसका नेचर क्या है, किस प्रकार की व्यवहार प्रकृति कैसी है इसकी, इस बारे में जानने का हम प्रयास करते हैं कि गणित की प्रकृति क्या है। बच्चों, आप बच्चों को गणित पढ़ाते हैं, आपने महसूस भी किया होगा सभी विषयों का अपना एक अलग अलग स्थान होता है, गणित का भी उसी प्रकार से अपना स्थान होता है। क्या आप भी ऐसा सोचते हैं कि गणित का अलग स्थान है, अन्य विषयों का अलग स्थान है? तो इस सोच के क्या कारण है? आप सोच रहे होंगे कि प्रत्येक व्यक्ति का अपना अलग अलग स्वभाव होता है, जिसके कारण वह अन्य व्यक्तियों से भिन्न होता है। जिस प्रकार से व्यक्तिक भिन्नता पाई जाती है व्यक्तियों में, उसी प्रकार से व्यक्तिक भिन्नता पाई जाती है विषयों में, सब्जेक्टों में। किसी कारण से सभी का अलग स्थान होता है। गणित विषय का भी अपनी प्रकृति के कारण एक अलग स्थान प्राप्त है। गणित की प्रकृति जानने के लिए आपको गणित के महत्वपूर्ण गुणों को समझना होगा, जिसके कारण गणित को सभी क्षेत्रों में विशेष स्थान प्राप्त है। लेकिन गणित की प्रकृति, उसकी गणित शिक्षण अधिगम विधियों को जानना बहुत प्रभावित करती है। अर्थात गणित की प्रकृति जानने से हम गणित के शिक्षण कार्य में, गणित की अधिगम प्रक्रिया में, अधिगम करते समय किस विधि का चयन करें, इन सब में बहुत आवश्यक होता है, बहुत सहायता प्रदान करता है। अतः प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षकों को गणित की प्रकृति के बारे में जानने की आवश्यकता होती है। हम इस विचार से गणित की प्रकृति को जानने की उपयोगिता समझते हैं। गणित की प्रकृति की जब हम बात करते हैं तो पहली ही प्रकृति उसका है तार्किकता। तार्किकता का मतलब लॉजिक होना चाहिए, किसी भी बिंदु पे लॉजिकल होना चाहिए। गणित क्या है? लॉजिकल है। कैसे? गणित की प्रकृति तार्किक है। यह गणित की सबसे मेन प्रकृति होती है, तार्किकता जो होती है, इसका मतलब कि गणित क्रमबद्ध रूप से तार्किकता के कई चरणों के माध्यम से समस्या का समाधान करता है। जैसे जब तार्किकता की बात करते हैं, मतलब तर्क शक्ति का विकास करना। तर्क शक्ति का विकास करने का तात्पर्य कि हमारी सोच की क्षमता विकसित करना, हमारे सोचने का नज़रिया डेवलप करना। तो हमने एक सीरीज दिया हुआ है, इससे गणितीय समस्या है, इसको हम तर्क शक्ति के द्वारा कैसे सॉल्व करते हैं समझते हैं। सीरीज दिया गया है 1 to 5, 5 के बाद 9, 9 के बाद 13, 13 के बाद 17 एंड सो ऑन। अब देखिए 1 और 5 के बीच में डिफरेंस कितने के आ रहा है? 1 और 5 के बीच में 4 के बीच में डिफरेंस 4 का आ रहा है। 5 और 9 के बीच में डिफरेंस 4 का आ रहा है। 9 और 13 के बीच में डिफरेंस 4 का आ रहा है। 13 और 17 के बीच में डिफरेंस 4 आ रहा है। अब हमने तर्क लगा लिया, अनुमान लगा लिया, क्या लॉजिक लगा लिया कि जब इन दोनों संख्याओं के बीच का डिफरेंस 5 है, इन दोनों संख्याओं का डिफरेंस 5 है, तो 19 के नेक्स्ट नंबर का डिफरेंस भी 4 ही होगा। 17, 4, 21, अर्थात इस नंबर पे 21 लाया जाएगा। अर्थात यहाँ पे हमें 21 रिप्रेजेंट करना पड़ेगा।
इस श्रेणी में जो 17 के बाद अंक प्राप्त हुआ, यही समस्या का विश्लेषण किया और क्रमबद्ध एवं तार्किक ढंग से किया गया, जिसके पश्चात हमने 21 पाया। यही बात गणितीय कथन के रूप में स्वीकृत नियमों, परिभाषाओं और अवधारणाओं को हम समझ रहे हैं और इसकी हेल्प से हमने इसको समझने का भी प्रयास किया, प्रत्ययों को भी हमने समझा और जानने का भी प्रयास किया, अवधारणाओं को भी हमने समझा। अब एक संख्या है, इसमें भी हम तर्क लगाते हैं कि हमारे पास कोई विषम संख्याएं हैं, जैसे विषम संख्याएं 1, 3, 5, 9, 11, 13, 15, 17, 29, 35, 43, 45, 7, 55 एंड 213। ये जो सभी संख्याएं विषम हैं, किन्हीं दो विषम संख्याओं को जोड़ें और पता लगाएं क्या इनका योगफल सम है या विषम। देखते हैं, हमने केवल दो संख्या ले लिया, 1 और 3, दोनों 8 नंबर्स हैं, ऐड करने पे सम आया। इस प्रकार से सम संख्या। दो विषम संख्या 11 और 5 हमने ऐड किया, इवन नंबर 14 आया। ये भी दो 8 संख्या को हमने ले करके ऐड किया, सब एडिशन इवन आया। उसी प्रकार से 29, 43 को देखा, 1 और 2013 को देखा, ऐड किया, तमाम निष्कर्ष आए। अब हमने देखा, निष्कर्ष निकाला। निष्कर्ष क्या निकाला? पहले क्या अवधारणा में हमने तर्क लगाया, कैसे तर्क शक्ति का विकास किया हमने। इसमें देखा कि किसी दो 8 संख्याओं का सम इवन आ रहा है, हर स्टेप में वही आ रहा है, हर एग्जाम्पल में यही आ रहा है, तो जाहिर सी बात है हम किसी भी दो संख्याओं को जो ऐड करेंगे उसका जो रिजल्ट परिणाम आएगा वो ऑलवेज सम आएगा, इवन नंबर्स आएगा। ठीक, इस प्रकार से हमने तर्क लगा लिया। ठीक, ये गणित की प्रकृति होती है। गणित की प्रकृति का पहला नेचर ऑफ मैथमेटिक्स सबसे इम्पॉर्टेंट नेचर है लॉजिकल, तर्क लगाना, तर्क शक्ति का विकास। किन्हीं दो विषम संख्याओं का योग सम होता है। इस प्रकार से किसी भी बात को लेकर के आप तर्क लगा सकते हैं, अवधारणाओं को सिद्ध कर सकते हैं, तर्क शक्ति का विकास कर सकते हैं। गणित में जो ये तर्क शक्ति है, इसके बारे में एक बात कही गई कि गणित में एक तर्क का रूप है। गणित एक तर्क का ही रूप है। गणित का एक महत्वपूर्ण तार्किक प्रक्रिया है। समस्याओं में क्या दिया है, क्या करना है, उसमें से तोड़कर हल करना है और उसके तार्किक प्रकृति के अलावा और कुछ हमें करना है। इन सब बिंदुओं को जानने के लिए हम इसके प्रकृति को तार्किक तर्क में जानते हैं, तार्किक प्रकृति के रूप में कहते हैं। इस प्रकार से हम गणित का सबसे महत्वपूर्ण नेचर तार्किक क्रम होता। इसी कड़ी में आगे बढ़ते हैं। प्रतीकात्मक का मतलब सिंबॉलिक। गणित क्या है? सिंबॉलिक है। गणित सिंबॉलिक है, प्रतीकात्मक है। इसको हम एक बात में समझते हैं। सेकंड पॉइंट है, गणित का नेचर प्रतीकात्मक कैसे है, इस बात को समझते हैं। गणित के अपने अलग संकेत होते हैं, अलग चिन्ह होते हैं। किसी भी समस्याओं को समाधान करने के लिए चिन्हों या संकेतों के माध्यम से आवश्यकता पड़ती है। चिन्हों संकेतों के माध्यम से हम प्रेजेंट करते हैं। जैसे हम एक एग्जाम्पल ग्रुप में समझाते हैं आपको। हमने एक स्टेटमेंट दिया, 40 को 20 से गुणा किया जाए या किया जाता है तो 800 प्राप्त होता है। हमने ये कथन बोला, स्टेटमेंट क्या, 40 को जब 20 से गुणा किया जाता है तो 800 प्राप्त होता है। इस कथन को गणितीय चिन्ह के प्रयोग द्वारा हम इस प्रकार से करेंगे। यही सिंबॉलिक है, यही प्रतीक है। गणित का अलग प्रतीक होता है,
हर गणित का नहीं, हर भाषा का अलग अलग प्रतीक होता है। देखेंगे किसी लैंग्वेज में 1 को हम ऐसे प्रेजेंट करते हैं, किसी लैंग्वेज में 1 को रोमन में ऐसे प्रेजेंट करते हैं, किसी लैंग्वेज में 1 को हम ONE लिख देते हैं, किसी लैंग्वेज में हम फर्स्ट A1 प्रतीक A लिखते हैं, हिंदी में हम इसको ऐसा बना देते हैं। देखते होंगे ये सब क्या है, भिन्न भिन्न लैंग्वेज का, भिन्न भिन्न भाषाओं का प्रतीक है। भाषा ही प्रतीक है। गणित के अलग चिन्ह होते हैं, अलग साइन होते हैं, इसलिए गणित का नेचर प्रतीकात्मक होता है। इसके लिए हम आपको थोड़ा सा गणित के चिन्हों के बारे में अवगत कराते हैं। गणित को हम संक्षिप्त रूप में व्यक्त करने के लिए चिन्हों का उपयोग करते हैं, जिससे गणित का वो स्पष्ट रूप से व्यक्त किया जा सके। इन चिन्हों से परिचित रहने पर गणितीय अभिवृत्ति को चिन्हात्मक रूप में लिख सकते हैं। आप कुछ अन्य चिन्हों से परिचित हैं, दैनिक जीवन में लोग उन्हीं का उपयोग करते हैं। थोड़ा समझते हैं चिन्ह क्या है, गणित को प्रतीक हम क्यों कहते हैं। ये स्टेटमेंट है, ये गणित के प्रतीक हैं। देखिए हमने कहा बराबर को हम प्रतीक रूप में ऐसे प्रेजेंट करते हैं। जोड़ना को हम ऐड करना एडिशन ऐसे प्रतीक करते हैं। सब्ट्रैक्शन को हम नॉर्मली इससे प्रेजेंट करते हैं। 7 4 से बड़ा है, 7 नंबर ग्रेटर देन 4 ऐसे प्रेजेंट करेंगे। त्रिभुज को ऐसे बनाते हैं, प्रतिशत ऐसे बनाते हैं। इसके अलावा और भी साइन हैं, हम ऐसे बना देते हैं, आप जानते भी हैं। अनुपात को हम लोग ऐसा बनाते हैं, तो डिवीजन का है। अनुपात को हम लोग ऐसा बनाते हैं। समानुपात को हम लोग सम जिसका अनुपात हो ऐसे बनाते हैं। फ्रैक्शन को हम इस पे P/Q के रूप में प्रेजेंट करते हैं। किसी भी नंबर्स को हम किस प्रकार से प्रेजेंट करते हैं। ब्रैकेट जो हम लोग देखते हैं, स्मॉल ब्रैकेट ऐसे, कर्ली ब्रैकेट, लॉन्ग ब्रैकेट, स्मॉल ब्रैकेट ऐसे, लाइन ब्रैकेट। किसी भी बात को, तथ्य को स्पष्ट रूप से व्यक्त करने के लिए और सीमित समय में सीमित रूप से सुस्पष्ट रूप से प्रेजेंट करने के लिए गणित में प्रतीकों की आवश्यकता होती है। इसलिए गणित का नेचर प्रतीकात्मक है। हम कह सकते हैं कि गणित एक प्रतीकात्मक है। अच्छा, प्रतीकात्मक कहने का मतलब एक वो भी दिया गया, थोड़ा समझते हैं गणित को हम प्रतीकात्मक क्यों कर रहे हैं। इसे समझाने का प्रयास हम लोग करते हैं एग्जाम्पल से। यदि हम ये कहें कि आप या कोई अनिल नाम का बच्चा है, गणित की परीक्षा में 100 में 80 अंक प्राप्त किया, तो इसे गणितीय रूप में कैसे व्यक्त करेंगे। 100 में 80 अंक प्राप्त किया, इसका मतलब 80%। अब हमारे पास यदि ये प्रतिशत का साइन न रहा होता, हम कैसे लिखते 100 में से 80 नंबर लिख पाते, हम इसको प्रेजेंट ना कर पाते। इसीलिए गणित के वो कठिन एवं अमूर्त विचारों का चिन्हात्मक रूप में सामान्य संकेतों का उपयोग करते हुए अभिव्यक्त करना तुलनात्मक रूप से समझने व संप्रेषण करने में आसान होता है। ये जो संकेतकों के निकाय गणित को सुदृढ़ता प्रदान करते हैं और हम यह जानने का प्रयास करते हैं या हमें यह जानने में हेल्प मिलता है कि कोई गणितीय कथन सत्य व प्रामाणिक है या नहीं है। नेक्स्ट, सटीकता, एक्यूरेट। गणित का एक नेचर है एक्यूरेट, सटीक। सटीकता का मतलब किसी गणित का सर्वश्रेष्ठ एक ही हल होता है। किसी भी प्रश्न में, गणित के किसी भी प्रश्न का हल एक ही होता है। हल करने की विधियां तमाम हो सकती हैं, लेकिन हल एक ही होता है। जैसे 2 गुणे 2, हमने 2 को 2 में ऐड किया, 4 आया, निष्कर्ष 4 ही है। 2 में 2 का गुणा ऐड किया 4, 2 में 2 से गुणा करके भी हम 4 ला सकते हैं। इसको इस प्रकार से समझाएंगे कि 2 को 2 बार ऐड किया गया
2 में उसी साइन के साथ 2 बार सब्ट्रैक्ट से मल्टीप्लाई किया गया। इट मीन्स रिजल्ट वही आएंगे, लेकिन तमाम विधियों की सहायता से लाएंगे, अलग अलग प्रकार से हम लाएंगे। सटीकता भी एक प्रकार का गणित का नेचर है, और ये जो नेचर है गणित का सबसे महत्वपूर्ण नेचर है। सटीकता का अर्थ होता है परिशुद्धता। परिशुद्धता का मतलब एक्यूरेट और सुस्पष्ट, नीट एंड क्लीन। गणित सटीकता के साथ समस्या का समाधान करता है, अर्थात जब एक बार किसी निष्कर्ष पर पहुंच गए तो यदि संदेह की स्थिति नहीं रहती है, अर्थात हम गणित में कोई निष्कर्ष निकाल लिए तो उसमें संदेह की कोई बात ही नहीं रहेगी, बहुत सटीक जवाब होगा। जैसे हम एक एग्जाम्पल से समझने का प्रयास करते हैं। उदाहरण के लिए, एक टोकरी में 4 सेब रखे हुए हैं। यदि हम उनमें से 2 सेब और मिला दें तो कुल सेबों की संख्या कितनी हुई? निश्चित रूप से 6 हो जाएंगे। तो यह इसमें कोई संकोच नहीं है, कोई नहीं है, कोई भ्रम संदेह नहीं है कि उसमें 2 सेब होगा, 8 सेब होगा, 10 सेब होगा। यह स्पष्ट ही है कि उसमें 6 ही सेब होने की संभावनाएं बनी है। ये जो सटीकता है, सटीक जवाब निष्कर्ष निकालना, ये गणित का एक प्रकृति है। एक एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे किसी वस्तु, कोई भी वस्तु, जैसे बेलनाकार वस्तु है, गिलास है, पेंसिल है, इस प्रकार इत्यादि, इसके ऊपर का जो भाग होता है ओपन रहता है, खुला हुआ रहता है, कटा हुआ होता है। इसका मतलब इसके ऊपर के भाग और निचले भाग में डिफरेंस है। जैसे आइसक्रीम, पेन, माचिस, डिब्बा, ये सब बेलनाकार है, पहचान मिल रहा है, सबके अलग है। अब ये जो इसके संकेत हैं, चिन्ह हैं, ये सटीक हैं, इसको आप बदल नहीं सकते हैं। बदल देंगे तो डिफरेंट हो जाएगा। इसमें इफ बट कन्फ्यूजन की स्थिति नहीं है। इस प्रकार से हम इसको सटीक रूप में जानते हैं, स्पष्ट जानते हैं, इसमें कोई संदेह की बात नहीं रहती। इसलिए ये भी गणित की एक प्रकृति है। इस प्रकार से गणित की प्रकृति में सटीकता एक महत्वपूर्ण प्रकृति है, महत्वपूर्ण नेचर है इसका। इसके निष्कर्ष रूप में हम कह सकते हैं कि गणितीय विचार की विशेषता निष्कर्ष रूप में निश्चितता और शुद्धता का संबंध रखती है। इस प्रकार से किसी भी विचारों में सटीकता को स्वीकार किया जाता है और कुछ इसे अस्वीकार भी किया जाता है। गणितज्ञ इस बात को, सटीकता को अपने विचार में जगह देते हैं। इस प्रकार से गणित को हम प्रकृति के रूप में, सटीकता के रूप में लेते हैं कि गणित का स्पष्ट हल, सुस्पष्ट हल निश्चित और फिक्स होता है, सटीक होता है, परिशुद्ध होता है, इसमें कोई संदेह की स्थिति नहीं रहती। इसलिए इसका महत्वपूर्ण एक प्रकृति है। नेक्स्ट, इसी कड़ी में आगे बढ़ते हैं। अमूर्तता। अमूर्तता का मतलब अनुमान लगाना, गेस लगाना, जो हम प्रत्यक्ष अवलोकन नहीं करते। अमूर्त वस्तुओं का मतलब जिसको हम अपनी ज्ञानेंद्रियों के द्वारा देख नहीं सकते, हम अनुमान लगा सकते हैं, छू नहीं सकते। जैसे हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, कंप्यूटर पढ़े हैं। हार्डवेयर में क्या, हार्डवेयर में हम कंप्यूटर को टच करते हैं। सॉफ्टवेयर मतलब उसके प्रोग्रामिंग को हम देख सकते हैं, नहीं छू सकते, अनुभव नहीं कर सकते, केवल जान पाएंगे कि हाँ ये प्रोग्राम फंक्शंस है। उसी प्रकार से अमूर्तता की बात है। इसको हम, ये भी गणित का प्रकृति है, इसको हम देख नहीं सकते, केवल अनुमान लगा सकते हैं। इसको कैसे समझते हैं, प्रयास करते हैं। गणित की सबसे प्रकृति है, महत्वपूर्ण प्रकृति अमूर्तता होती है या अमूर्त है। अमूर्त का मतलब इसे स्थूल या भौतिक जगत में देख या छुआ न जा सके। जैसे गणितीय अवधारणाओं की कल्पना की जा सकती है, मूर्त रूप में इसकी व्याख्या की जा सकती है। एक एग्जाम्पल समझते हैं। जैसे हमने एग्जाम्पल दिया 4 and 4 16 है। अब हमने ये प्रत्यक्ष
विधियों से सीख लिया, देख लिया। 4 में 4 का मल्टीप्लाई करने पे 16 हुआ। एक गणितीय भाषा के रूप में हमने समस्या को निरूपित किया और हल कर लिया। लेकिन क्या हम 16 को टच कर पाएंगे, जान पाएंगे 16 क्या है? किसी वस्तु के बारे में हमें अवगत कराया जाए, किसी वस्तु को काउंटिंग करके दिखाया जाए कि नहीं ये 16 है, हम उस वस्तु को जान जाएंगे 16 टाइम्स है, लेकिन 16 को नहीं जान पाएंगे। अर्थात इस प्रकार से किसी वस्तुओं से संबंध रखकर हम उसकी अवधारणाओं को समझ सकते हैं। इसीलिए गणित की प्रकृति को अमूर्त कहा गया, जो हम केवल समझ सकते हैं, अनुमान लगा सकते हैं, भौतिक जगत में देख नहीं सकते। भौतिक जगत में अस्तित्व जगत का मतलब कि जिस जगत में अस्तित्व है लेकिन हम देख नहीं सकते, चार को छू नहीं सकते, जान नहीं सकते। हाँ, चार को एक चिन्ह के रूप में जान सकते हैं। चार का सिंबल इस प्रकार से होता है। रोमन में 4 को इस प्रकार से बनाते हैं। हिंदी में वर्ल्ड में 4 को इस प्रकार से सिंबल के रूप में प्रेजेंट करते हैं। भिन्न भिन्न भाषाओं में भिन्न भिन्न प्रतीकों के माध्यम से 4 को भिन्न भिन्न लैंग्वेज में हम प्रेजेंट करेंगे, लेकिन उसका समझने के लिए हम भिन्न भिन्न वस्तुओं से संबंध स्थापित करेंगे। 4 का मतलब समझ जाएंगे, लेकिन 4 को छू नहीं पाएंगे, टच नहीं कर पाएंगे। 4 की अवधारणा कंसेप्ट को हम समझ सकते हैं। ठीक, जैसे इसी कड़ी में हम आगे बढ़ते हैं। एक साइन आता है एडिशन का, ऐड करना। 2 में हमने 2 का एडिशन किया, 4 आया। अब जो एडिशन का साइन आया, एडिशन क्या है? एक साइन है, चिन्ह है। ये जो चिन्ह है स्थूल रूप से तो उपलब्ध नहीं है, लेकिन हम ये जान रहे हैं इसका मतलब योग होता है। अर्थात एक अमूर्त विषय के रूप में अमूर्तता को स्थूल चीज़ों के माध्यम से निरूपित किया जाता है। अर्थात 2 + 2 कितना है, हम यह लिख सकते हैं। एक दूसरे वस्तुओं से संबंध स्थापित कर सकते हैं कि हमारे पास 2 पेंसिल था, 2 पेंसिल और हो गया, मिला के 4 पेंसिल हो गया। हम 4 और 6 पेंसिल को टच कर सकते हैं, लेकिन 4 का अस्तित्व हमारे मन मस्तिष्क में नहीं बनेगा। मन मस्तिष्क में उसका अस्तित्व बन जाएगा, लेकिन उसको हम टच नहीं कर पाएंगे। 4 को संकेतों के माध्यम से हम समझ जाएंगे। भौतिक जगत में 4 का अस्तित्व ही नहीं है। ठीक, ये होती है अमूर्तता। आइडिया आया? इसमें बहुत से एग्जाम्पल आपको मिलेंगे अमूर्तता में। जैसे गणित की अवधारणाओं में संख्या को हम टच कर पाएंगे नहीं, उसकी संक्रियाएं, ज्यामितीय क्रियाएं इत्यादि, ये जब सीधे सीधे भौतिक जगत में नहीं मिलते, इन अवधारणाओं को हम समझ जाते हैं और किन्हीं ठोस वस्तुओं से संबंध स्थापित करके उसका उपयोग करके उसके अर्थ को, भावों को हम समझ जाते हैं, उसकी आइडिया हम जान जाते हैं और संकेतों के माध्यम से उस संख्या को, उस चिन्ह को हम समझ जाते हैं, उसका मतलब भाव हम जान जाते हैं। यही गणित की प्रकृति है। इसलिए गणित की हम अमूर्तता के रूप में जानते हैं कि अमूर्त जगत है, जिसको हम अनुमान लगाते हैं, चिंतन करते हैं, टच नहीं कर सकते, भौतिक जगत में प्राप्त नहीं कर सकते। नेक्स्ट, गणित की प्रकृति में क्रमबद्धता, क्रमिकता, ऑर्डर में सीक्वेंस में रहना भी, ये भी एक गणित का नेचर है। इसमें होता क्या है, हम किसी भी चीज़ को व्यवस्थित रूप में कैसे प्रेजेंट करते हैं। व्यवस्थित रूप में प्रेजेंट करने का मतलब किसी भी प्रश्न का, किसी भी समस्या का हल ढूंढने के लिए हमें उसको क्रमबद्ध रूप में व्यवस्थित करना पड़ता है। जैसे हम एक एग्जाम्पल से समझने का प्रयास करते हैं। जैसे हमारे पास एक फैक्टर्स के प्रश्न है, छोटा सा प्रश्न है। हमने लिखा 25 डिवाइड बाई 5, देन स्मॉल ब्रैकेट माइनस साइन 2 + 3 स्मॉल ब्रैकेट क्लोज। अब इस प्रश्न को सॉल्व करने के लिए हमने कहा क्रमबद्धता होनी चाहिए, क्रमिकता होनी चाहिए।
अब हम यदि इसके फंडास को, रूल्स को, क्रियाओं को हम न समझे हों तो बिना क्रम के सॉल्व करें, बिना क्रमिकता से कैसे हल करेंगे? तमाम विधियों से हल कर सकते हैं बिना क्रम के। जैसे इस प्रश्न में हम लोग क्या करेंगे, हम पहली गलती कर देंगे, 25 में 5 का डिवीजन कर जाएंगे। कितना आ जाएगा? 5 आ जाएगा। माइनस साइन है, इन दोनों को ऐड करके 6 लिख देंगे, घटा देंगे, रिजल्ट -1 आया। लेकिन क्या इसका स्पष्ट और सटीक हल यही है? नहीं ना। इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा? इसके लिए हम इसे क्रमबद्ध रूप में सॉल्व करेंगे। इसका सीक्वेंस क्या कहता है? पहले हम ब्रैकेट को ओपन करेंगे। ब्रैकेट में कौन सा ब्रैकेट पहले ओपन करेंगे? स्मॉल ब्रैकेट ओपन करेंगे। लाइन ब्रैकेट ओपन करेंगे। लाइन ब्रैकेट ऑप्शन नहीं है, इसलिए स्मॉल ब्रैकेट पे। इसका रिजल्ट 2 3 5 आया। अब जब 5 आया, स्मॉल ब्रैकेट ओपन हो गया, तो नेक्स्ट प्रक्रिया में क्या करेंगे? नेक्स्ट प्रक्रिया में हम डिवीजन देंगे। 25 में 5 का डिवीजन 5 आया, और 5 में अब 5 सब्ट्रैक्शन करेंगे तो इसका रिजल्ट 0 आ जाएगा। इस प्रकार से किसी भी प्रश्नों को हम यदि क्रमबद्ध रूप में सॉल्व करेंगे तभी उसका सटीक और निष्कर्ष सही हल हम प्राप्त करेंगे, नहीं तो हम उसका हल प्राप्त नहीं कर सकते। यही सटीकता, यही क्रम के रूप में, क्रमबद्ध रूप में गणित को सॉल्व करना भी गणित की एक प्रकृति है। बिना क्रम के हम उसके सीक्वेंस को बिगाड़ देते हैं, उसकी क्रमबद्धता को बिगाड़ देते हैं, तो सीखना आसान नहीं होता, सीखना बहुत कठिन और जटिल हो जाता है। ठीक, किसी अवधारणाओं को जो हम कॉन्सेप्ट सीखते हैं, उसी अवधारणाओं को, इन कड़ियों को हम निरंतर रूप में बनी रहनी चाहिए कि ऊपर वाली कड़ी से नीचे वाली कड़ी, अर्थात फर्स्ट स्टेप से सेकंड स्टेप कैसे आया, इसमें बीच में निरंतरता होनी चाहिए। सेकंड स्टेप से थर्ड स्टेप कैसे आया, थर्ड स्टेप से लास्ट स्टेप, फोर्थ स्टेप कैसे आया, इस प्रकार से इसमें हम क्रम बनाते हैं। इस क्रम के रूप में सरल से जटिल या जटिल से सरल की ओर चलते रहते हैं, और लास्ट में हम अपनी अवधारणाओं के निष्कर्ष तक पहुंच जाते हैं। यही गणित की एक प्रकृति है, और ये गणित की एक क्रमबद्धता होती है। बिना इसके हम किसी भी प्रश्न को सटीक रूप से सरल या हल नहीं कर सकते। किसी भी अवधारणाओं को आगे अधिकतम स्तर पर उच्च जटिलता स्तर के साथ साथ हम उसको धीरे धीरे न्यूनतम जटिलता स्तर की तरफ ले चलते हैं। जैसे छोटे बच्चों के लिए हम बताते हैं, गिनती सिखाने के लिए हम उनको क्या करा सकते हैं? योग की क्रिया करा सकते हैं। योग की संक्रिया बच्चे स्वतः सीख सकते हैं। इस योग की संक्रिया में को बार बार रिपीट किया जाए तो गुणा की संक्रिया बन जाएगी। बच्चे योग में गुणा भी सीख सकते हैं। फिर योग और गुणा को मिला करके बंटन, क्रम विनिमय नियम, सहचर का नियम भी बच्चे सीख सकते हैं। ये एक क्रम है। बच्चे ने गिनती काउंटिंग सीखा, एडिशन उसी क्रम में सीखा, उसी क्रम में मल्टीप्लिकेशन सीखा, उसी क्रम में इसके रूल्स सीखे। इस प्रकार से इस क्रम को बिना हम अध्ययन कार्य नहीं कर सकते। ये भी गणित का सबसे सटीक और सरल नेचर होता है कि किसी भी बात को क्रमबद्ध रूप में, सटीक रूप में हम व्यक्त कर सकें। ठीक, नेक्स्ट और लास्ट, इसकी लास्ट प्रकृति है सार्वभौमिकता, यूनिवर्सलाइजेशन। सार्वभौमिकता का मतलब सार्वभौमिक सत्य हो। सार्वभौमिक सत्य का मतलब कि जो चीज़ें हम यहाँ सीखें, जो चीज़ें किसी जगह, प्लेस, स्थान, टाइम का प्रभाव न पड़े। जैसे किसी भी वस्तु में, किसी भी सीखी गई वस्तुओं में कोई भी जानकारी हम ग्रहण करें, उस पे अध्यापक का, समय का, जगह का, प्लेस का कोई प्रभाव न पड़े। इसको समझने के लिए एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे हमने गणित का प्रत्यय सीखा, 5 का टेबल या 3 का टेबल हमने यहाँ सीख लिया। क्या? 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 2 जा 15 एंड सो ऑन, लास्ट में 50 सीख लिया। अब हम यहाँ
बेतिया में ये पढ़ा तो का पटना में जाने के बाद 5 के टेबल में परिवर्तन हो जाएगा। जगह का हमने चेंज किया, जगह का परिवर्तन किया तो इसके टेबल में कोई परिवर्तन हुआ। एक अध्यापक 5 on the 5 पढ़ा रहा है तो क्या दूसरा अध्यापक व्यक्ति ने 5 to the 15 पढ़ाएगा? क्या अध्यापक का भी प्रभाव नहीं पड़ा, जगह का भी प्रभाव नहीं पड़ा। अब हम जैसे मॉर्निंग में ये पढ़ रहे हैं 5 का टेबल, तो क्या इवनिंग में पढ़ेंगे तो इसका टेबल 5 to the 15 पढ़ेंगे? नहीं ना। इसका मतलब कि इस पर इसकी प्रकृति, गणित का प्रकृति इन्वर्सलाइजेशन होता है, सार्वभौमिक सत्य होता है। कोई भी घटना, कोई भी बात हम एक जगह सीख लेते हैं तो सभी जगह एप्लीकेबल होता है, हर जगह सत्य होता है। उस पर व्यक्ति विशेष, समय का, जगह का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। ये भी गणित की एक आवश्यक गुण है। ठीक, सार्वभौमिकता के बारे में आइडिया आया। गणित की अवधारणाओं में सार्वभौमिकता का गुण होना गणित की प्रकृति की एक विशिष्टता है, अर्थात जिस पर समय, स्थान, वातावरण आदि का गणितीय अवधारणाओं पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। इसके बारे में हम लोगों ने अभी डिस्कशन किया। इस प्रकार से आज के लिए इतना ही। आज हम लोगों ने सीखा क्या? नेचर ऑफ मैथमेटिक्स, गणित की प्रकृति क्या है। गणित की प्रकृति के बारे में 4-5 बिंदुओं पे डिस्कशन किया गया कि सटीकता, अमूर्तता, सिंबॉलिक होता है, और लास्ट में हमने देखा कि यूनिवर्सलाइजेशन भी होता है, सार्वभौमिक होता है। और कल की क्लास में, नेक्स्ट वीडियोज़ में हम लोग गणितीकरण की प्रक्रिया को सीखने का प्रयास करेंगे। आज के लिए इतना ही। आप वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। थैंक यू क्लास।